सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है, 10 मिनट की है। एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे ज़रूर लिखें, इसका अनुवाद करें और अपनी गलतियों को पहचानें। इसको ऐसे लिखें जैसे आप एग्ज़ाम के टाइम लिख रहे हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और आप आराम से और बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी डिक्टेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को मेरी डिक्टेशन सही लग रही है, पसंद आ रही है, तो अपने अन्य साथियों को भी मेरे चैनल के बारे में, मेरी डिक्टेशन के बारे में बताएं। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कहीं कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं कमी दूर करूँगा। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत से डिक्टेशंस के वीडियो देखे हैं, लेकिन मेरे नज़रिए में मैंने जो उसका विश्लेषण किया उसमें मैंने देखा कि कईयों के वीडियो में स्पीड की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी और कईयों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, जबकि मैं इस पे पूरा ध्यान देता हूँ। चाहो तो आप मेरी डिक्टेशन सारी देख सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है या लाइक नहीं किया जा रहा है, व्यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो शायद फिर आप लोग सही हैं, मैं शायद गलत हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इसे अपने विचार में लाएं चीज़ों को, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और औरों को भी बोलें। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती है, परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में बहुत कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवंबर 1962 को हम सबने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके शब्द थे, भारत की भूमि जब तक हम शत्रु से स्वतंत्र नहीं करा लेते, तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा, भले ही वह कितना ही लंबा क्यों न हो। लेकिन कुछ दिन बाद आगे चलकर हमने राष्ट्रीय एकता सप्ताह या दिवस मनाना शुरू किया, तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। उस प्रतिज्ञा के शब्द थे, मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूँ कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तथा एकता की रक्षा करूँगा, चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा बल के लिए तन मन से काम करने की शपथ लेता हूँ। लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं इन्होंने लिखा कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, और जो शब्द बदल दिए गए हैं उनको भी मैं
सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 1962 में संसद ने जो निर्णय किया था, क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है? अगर सरकार अपने निर्णय से हट रही है तो यह जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा 1962 की शपथ में परिवर्तन किया गया है, इसका आधार क्या है? पैराग्राफ। सभापति महोदय, हम यह समझें कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे, आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। दूसरी बात, मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूँ। इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहाँ से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति अवश्य है जो आज भी 5 दशकों के पश्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। पैराग्राफ। उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के
आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग 217 है। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे। स्टॉप। आपके 10 मिनट की डिक्टेशन हो गई है। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे मान के करें कि मैं एग्ज़ाम में कर रहा हूँ। टाइम नोट करें कितनी देर में आपने अनुवाद किया और फिर आप उसको मिलान करें कितनी गलतियाँ आई। तो अभी जो भी आपका पीरियड बचा है एसएससी वालों के लिए या जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, तो एसएससी वालों के लिए कम पीरियड बचा है। कम पीरियड में भी वो अच्छी तैयारी करके जा सकते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों के लिए तो बहुत अभी टाइम है, अभी उनका अभी आगे है एग्ज़ाम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डेली एक बार ज़रूर एग्ज़ाम की तरह बैठें, घड़ी साथ में रखें और देखें कि मैंने कितनी देर में अनुवाद किया। फिर आप उसका मिलान करें। अनुवाद कंप्यूटर पर ही करें, हाथ से न करें। आप इसको करें और आपकी शॉर्टहैंड निखरेगी इससे। जितना अनुवाद करेंगे वो भी टाइप से करेंगे तो आपकी शॉर्टहैंड और टाइपिंग में निखार आएगा। मैंने आपको शायद बताया था कि कई बच्चों की शॉर्टहैंड बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, लेकिन जब वो अनुवाद करते हैं तो हिंदी की बहुत सारी अशुद्धियाँ कर देते हैं जिससे उनकी शॉर्टहैंड का अच्छा लिखना बेकार हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी तैयारी करेंगे और जल्दी ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, सही लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी कहें। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कहीं कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उसको दूर करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में या कैसे भी है आपका रेस्पॉन्स आना चालू होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। अगली डिक्टेशन में मिलते हैं।